ज़्यादा टेस्टिंग चीज़ हो सकता है इस मुल्क के लिए, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी। ऐसा कभी रहा नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं है पहले, और आप देखेंगे हम ये कैसे निपटते हैं। सोच के देखिए, ताइवान के अंदर हमारे आर्मी के लोग, चीफ वो क्या कर रहे होंगे, क्या स्ट्रेटजी बना रहे होंगे, क्योंकि ताइवान ने कभी लड़ाई लड़ी नहीं है। भारत ऑलरेडी एक ऐसी पावर है जिसने युद्ध भी लड़े हुए हैं और जीते भी हैं। ताइवान एक सॉफ्ट पॉइंट है चाइना के लिए, वो इसे मानता है कि ये हमारी कंट्री है। भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने कहा है कि जब उनकी थर्ड टर्म आएगी तो दुनिया में इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी होगी। और कहा जा रहा है कि मोदी साहब की जो अप्रूवल रेटिंग है वो भी 70। नए ब्लॉक के अंदर भारत भी फायदा उठा रहा है। जिस तरीके से देखा है आपने, यूएई की 7 स्टेटों ने भारत मोदी साहब को बुलाकर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिए, और जो नई ट्रेड डील है जो आपस में कर रहे हैं वो देख लें आप। बात कर ले, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं जब देखती हूँ वो अपनी जब यूथ से बात कर रहे होते हैं, वो उनके लिए कुछ ना कुछ लेके आ रहे होते हैं। वो अपनी यूथ को हर दिन कुछ ऐसा सरप्राइज देते हैं जिससे उनका सर फखर से बुलंद हो जाता है। पीएम मोदी है तो सब कुछ। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर सिचुएशन ये है कि साउथ एशिया सी, जिसमें ताइवान है, जिसमें फिलीपींस है, जिसमें वियतनाम जैसे कंट्रीज है, जिनकी हमेशा एक कन्फ्लिक्ट चाइना के साथ चलती रहती है। और प्रॉब्लम ये है कि ताइवान को वो अपना ही पार्ट काउंट करता है। तो आज नहीं तो कल उनकी एक थियरी है मतलब चाइना की, कि आज नहीं तो कल उनको शामिल कर लेंगे, मतलब ताइवान को अंदर शामिल कर लेंगे, खुद का एक स्टेट बना देंगे। लेकिन ताइवान शामिल नहीं होना चाहता, ये हम सबको पता है। तो हो सकता है कि इंडिया के साथ, क्योंकि इंडिया के चीफ जो है, आर्मी चीफ, वो वहाँ पर गए हैं, तो हो सकता है ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि भाई इंडिया यहाँ पर कई सारी चीज़ें संभाल ले। और अगर इंडिया संभाल लेता है तो फिर चाइना के लिए इतना ईजी नहीं रहेगा ताइवान को अटैक करने में। क्यों? क्योंकि देखिए, एक तो ऑलरेडी उसको ऐसा लग रहा था कि मेरे लिए अब अमेरिका को हराना केक वॉक हो चुका है, चाइना को ऐसा लग रहा था। लेकिन इंडिया बीच में आ गया, गलवान हुआ, उसके बाद और भी कई सारी चीज़ें हुई, तो इंडिया जो है वो मतलब गले की हड्डी बन चुका है। और उसको अब उसने जो टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था ना इंडिया को, वो एकदम से मतलब यहाँ पर सिचुएशन विपरीत हो गई है। जो उसने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था बहुत विपरीत हुआ, और इंडिया ने यहाँ पर मारा है अच्छा खासा चाइना को। तो यही डर है चाइना को फिलहाल, और यहाँ पर यही चर्चा हो रही है। तो इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। ताइवान एक सॉफ्ट पॉइंट है चाइना के लिए, वो इसे मानता है कि ये हमारी कंट्री है। और भारत ने क्या किया है, जैसे जैसे चाइना अगर हमें आंखें दिखाने की कोशिश करता है, हिंदुस्तान उसका जवाब डिफरेंट तरीके से दे रहा है। ताइवान में हमारे 3x जो आर्मी चीफ हैं, आर्मी के लोग हैं, वो वहाँ बैठे हुए हैं। वहाँ पर कोई कॉन्फ्रेंस चल रही है। आप सोच के देखिए, ताइवान के अंदर हमारे आर्मी के लोग, चीफ वो क्या कर रहे होंगे, क्या स्ट्रेटजी बना रहे होंगे, क्योंकि ताइवान ने कभी लड़ाई लड़ी नहीं है। भारत ऑलरेडी एक ऐसी पावर है जिसने युद्ध भी लड़े हुए हैं और जीते भी हुए हैं। तो वी नो हमारी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं और है, वी आर नोन फॉर इट। और अभी आर्मी चीफ्स वहाँ बैठे हैं। आप सोच के देखो, सबसे ज़्यादा दुख किसको हो रहा होगा, दर्द कहाँ कहाँ हो रहा होगा, आप सोच सकते हैं। इसको बोलते हैं पावर, इसको बोलते हैं जलवा। बिना नाम लिए हमने ऐसी जगह पे लात मारी है जहां पर दर्द इतना हो कि आवाज भी ना निकाले अगला। नए ब्लॉक के अंदर भारत भी फायदा उठा रहा है। जिस तरीके से देखा है आपने, यूएई की 7 स्टेटों ने मोदी साहब को बुलाकर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिए, और जो नई ट्रेड डील है जो आपस में कर रहे हैं वो देख लें आप। यूएई के अंदर उनका टारगेट था 100 बिलियन का, 85 बिलियन वो अचीव कर चुके हैं। फिर उसके बाद उसका फायदा सबसे बड़ा जो इंडिया ने ये उठाया है कि यूएई की इन्वेस्टमेंट उठा के कश्मीर में ले आए। और उसमें उन्होंने क्या किया है, जब मिडिल ईस्ट में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया है, तो उन्होंने बड़े टेक्निकल तरीके से 2 मुल्कों को एंगेज किया है, और पाकिस्तान उसकी लपेट में आ गया है। वो ये किया है कि उन्होंने यूएई और सऊदी अरेबिया को, जब उन्होंने दे चेज देम डाउन फॉर द ट्रेड डील्स, और सारा इन्फ्लुएंस बढ़ाया है। और पाकिस्तान के फाइनेंसर कौन है? सऊदी अरेबिया, यूएई। तो अब पाकिस्तान की मजबूरी है कि यू हैव टू एक्सेप्ट द इंडियन रिलेशनशिप इन द मिडिल ईस्ट।
सो मिडिल ईस्ट के अंदर जो नए ब्लॉक बने हैं उसका भी भारत ने फायदा उठाया। मोदी जी कह के वो बुलाते हैं, शहबाज शरीफ को क्यों नहीं कोई जी कहता? वो कितना अजीब सा लग रहा है शहबाज शरीफ जी, क्योंकि उनके साथ कभी जी किसी ने लगाया ही नहीं है। अपनी तलाशी वो लेते हैं कि भाई कि इन्होंने तो उनकी तो पैंटे तक उतार देते हैं, उनके पैंट उतार देते हैं और वो फिर चुप करके बैठे रहते हैं। फिर अगर अवाम की बात कर ले, अवाम तो फिर बहुत ही पीछे आ जाती है। इंडियंस बैठे हुए हैं, ऐसे ही हर जगह इंडियंस हैं। और दूसरा बांग्लादेश हमारे में से निकला हुआ एक मुल्क है और वो हमसे इतना आगे चला गया कि हम 20 बरस में भी उसके बराबर नहीं पहुंच सकते। उसकी मईशत इतनी मजबूत हो गई है। अगर पीएम मोदी की बात कर ले, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं जब जब देखती हूँ वो अपनी जब यूथ से बात कर रहे होते हैं, वो उनके लिए कुछ ना कुछ लेके आ रहे होते हैं। वो अपनी यूथ को हर दिन कुछ ऐसा सरप्राइज देते हैं जिससे उनका सर फखर से बुलंद हो जाता है। पीएम मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। हम क्या कहेंगे, हमारे शहबाज शरीफ है तो सब कुछ बर्बाद है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे तो मोदी जी बहुत अच्छे लगते हैं, योगी जी बहुत अच्छे लगते हैं, वहाँ के लीडर्स बहुत अच्छे लगते हैं। वो अपनी आवाम के लिए कुछ करते हैं। उनके पास कोई टैलेंट या स्किल होती है तो उसको शोकेस नहीं करते। कि ये हमारा एक बहुत संगीन सा एक क्राइसिस है, इकोनॉमिक, एक टेरेबल क्राइसिस है पॉलिटिकल, और अब एक ह्यूज क्राइसिस आ गया है सिक्योरिटी। तो ये तो एक माने कि वो कहते हैं इट्स लाइक अ परफेक्ट स्टॉर्म। इससे क्या ज़्यादा टेस्टिंग चीज़ हो सकता है इस मुल्क के लिए, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी। ऐसा कभी रहा नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं है पहले, और आप देखेंगे हम ये कैसे निपटते हैं, इसको इंशाल्लाह निपटेंगे। ठीक है, आपको उम्मीद है कि निपटेंगे इससे? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और इंडिया, अगर चारों नेवल फोर्सेस इकट्ठी हो जाती हैं, कोई भी कंट्री जितने मर्जी इकट्ठे हो जाएं, इसका मुकाबला नहीं कर सकते। ये इतनी बड़ी फोर्स है। और चाइना जैसे कंट्री को एक जिसको बोलते हैं कि अगर रोकना है तो हम मिलिटरीली रोकने की बजाय शिप उनकी जो चलती है यहाँ से, क्योंकि इनका सारा ट्रेड यहाँ से आता है। मैंने पहले भी बोला है, चाइना को एक ही चीज़ रोकती है, वो है पैसा। अगर पैसा इनको मिलता रहेगा, इनका ट्रेड चलता रहेगा, ये पंगा नहीं लेंगे। लेकिन इनका अगर इन्होंने पंगा लिया और इनका ट्रेड बंद कर दिया, उसी दिन उसी वक्त ये अगर युद्ध की पोजीशन में होंगे, ये युद्ध बंद कर देंगे। इसलिए ये एक्सरसाइजेस हमने कर दी हैं चारों कंट्रीज के। आपने देखा कि एप्पल वहां जा रहा है, आपने देखा टेस्ला वहां जा रहा है। सोल फंडामेंटल रीजन इस वक्त अगर देखा जाए, जो टेस्ला ने अगले दिन अपने नए विभेव तनेजा साहब को सीएफओ बनाया है, उसकी फंडामेंटल रीजन एक यही है कि दे आर मूविंग टुवर्ड्स इंडिया। और जो तनेजा साहब हैं, उनकी डिग्री न्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी की है। वो पहले सीए बने, फिर उन्होंने आके सीपीए किया। और उनको प्रमोट करने वाले कौन थे? वो उनको प्रमोट किया था प्रीत आहूजा साहब ने, जो पहले सीईओ थे। तो मैं ये समझता हूं कि अब दुनिया का जो उनकी मेक इन इंडिया मूवमेंट थी, जिसके अंदर ना सिर्फ एप्पल जा रहा है, टेस्ला जा रहा है, बल्कि तैयारे बनाएंगे और फिर उन चीजों को बनाकर और जो असला बनाएंगे अफ्रीका में बेचेंगे, ये सारा उनके फायदे में। आखिरी पॉइंट मैं इसमें ये बताना चाहूंगा कि यूक्रेन की वार, ये मेरा आखिरी 10वां पॉइंट है। यूक्रेन की वार जो है, उससे भारत ने किस तरह फायदा उठाया है। यूक्रेन की वार ने एक काम किया है कि उन्होंने जो रशिया का एक सप्लाई लेन थी आर्मामेंट्स की अफ्रीका में, वो इंटरप्ट हो चुकी है और उसका फायदा भारत उठा रहा है। मेक इन इंडिया असला बना के बेचेंगे, और यूक्रेन की जो वार है वो भी। जो अगला पॉइंट यूक्रेन के साथ रिलेटेड है कि इस इकोनॉमी में जब अमेरिका और चाइना और रशिया 3 ब्लॉक बने, अमेरिका और चाइना इकट्ठे हुए, तेल की एम्बार्गो जब लगाया वेस्ट ने, इंडिया ने तेल इंपोर्ट करके रशिया से जबरदस्त पैसे बनाए। बल्कि यहां तक कि उन्होंने उनसे तेल लेकर रिफाइन करके आगे मजीद बेचा, यहां तक कि अमेरिका को भी बेचा। अमेरिकन फिर वहां बेवकूफ बने, दुनिया फिर बेवकूफ बनी, लेकिन फायदा किसने उठाया? भारत। इंडिया की इकोनॉमी की ये चीजें थी। अब मैं